नमस्कार दोस्तों, लाइव जीके टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ पाएँ। दोस्तों, इस सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो कि हमारे आने वाले CISF, CRPF और SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हमने इनके प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियोस को जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ लाइक कर देना। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए, इससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। फिर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। तो कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम ले लेते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, तो जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। और फंजाई यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स। तो ENT डॉक्टर होते हैं आई, नोज और थ्रोट, यानी कि नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने हेड में एक दर्पण पहनते हैं, एक मिरर पहनते हैं, जिससे कि हमारे नाक कान गले को इजीली ऑब्जर्व या फिर एग्जामिन कर सकें। तो उसमें कौन सा मिरर होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण का यूज करते हैं वो लोग देखने के लिए। तो द हेड मिरर यूज्ड बाय ENT डॉक्टर्स इज कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाय। तो वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर वापस जाओ, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेदों की ओर लौटो किसने बोला था? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड। तो DNA के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? DNA को के जो कोडिंग सेगमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो DNA के कोडिंग सेगमेंट को दोस्तों एक्सॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एक्सॉन। जो कोडिंग सेगमेंट होता है DNA का, ठीक है ना, जहाँ पर कि प्यूरिन बेस कोडेड होते हैं, उसे एक्सॉन कहा जाता है। और जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है, नॉन कोडिंग सेगमेंट को इंट्रॉन कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोडिंग सेगमेंट होता है उसको एक्सॉन और नॉन कोडिंग सेगमेंट को इंट्रॉन कहा जाता है। यह है नॉन कोडिंग सेगमेंट। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धन जो राजा था नॉर्थ इंडिया में, जो कि पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश से बिलोंग करता था, उसका कोर्ट पोएट कौन था? उसके कोर्ट में कवि कौन था? तो वो था बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था और बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्षचरित जो है ये बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, ये लिखी गई थी बाणभट्ट द्वारा। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि फाहियान जो चीनी यात्री था, ठीक है ना, चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
तो उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चुंबकीय विकिरण या फिर ईएम रेडिएशन यूज की जाती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए या फिर रडार कम्युनिकेशन के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर सी। जो माइक्रोवेव होती है दोस्तों, वो फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ उसकी कम होती है, इसीलिए क्या करती है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को से इजीली पास हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए कुकिंग में भी इसका यूज किया जाता है। आपने माइक्रोवेव ओवन देखे होंगे ना, तो कुकिंग में और कम्युनिकेशन में, रडार में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? तो श्रीमद् भगवत गीता को फारसी में किसने अनुवाद किया था? ठीक है ना, भगवत गीता का अनुवाद फारसी में भी किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर डी, दारा सिकोह। दारा सिकोह कौन था दोस्तों? वह शाहजहां का बेटा था, बड़ा बेटा, और औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है ना। शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह, ये एक फारसी पोएट था। तो इसके द्वारा गीता का ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। ऑप्शन नंबर डी, दारा सिकोह इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी भी इंडिया की रियासतें थी उनको एक बना के एक भारत का निर्माण किया था, ठीक है ना। पूरी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी वल्लभ भाई पटेल थे और होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। और इनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, और उस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है ना। नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा है हमारा अपर हाउस है दोस्तों, राज्यसभा अपर हाउस होता है, उच्च सदन, और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, निम्न सदन, ठीक है। अभी बात हो रही है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में सदस्यों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है ना। प्रेजेंट स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कितनी हो सकती है राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 250, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी 250, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। यहाँ पर 250 मेंबर मैक्सिमम आ सकते हैं, जिनमें कि 238 तो इलेक्ट होके आएंगे, इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करके आएंगे, और 12 मेंबर को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है ना। जो कि स्पोर्ट्स, लिटरेचर या फिर एमिनेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? तो 12 लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जाता है। अभी रिसेंटली आपको पता है जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, तो उनको भी नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा गया है, ठीक है ना। वो लॉ के फील्ड से बिलोंग करते थे, वहाँ पर उन्हें अच्छा कार्य किया था, इसीलिए उनको राज्यसभा भेज दिया गया, ठीक। अभी प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है दोस्तों? जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही हमारा राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो अभी कौन है बताइए जरा? एम वेंकैया नायडू। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, कल परसों देखा आपने कि राज्यसभा में कितना हंगामा हुआ। तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है ना। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार की है ना नीतीश कुमार की पार्टी, तो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये करंट की दृष्टि से कुछ कैजुअल चीजें थी, मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न, इसको बताइए, हु एक्ट एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद होता है उसके बीच में संचार माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जरा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में चैनल का कार्य करता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कभी कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंडल्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर बताइए, कौन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी असेंबलर, ठीक है ना। जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ये कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, ठीक। असेंबलर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड दोस्तों, अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, कम लोग जुड़े हुए हैं अभी, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने लोगों के साथ, कम से कम 20 या 50 लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ ग्रेट मास्ट्रो ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो महान संगीतज्ञ थे, भारत रत्न इनको दिया गया था 2001 में। ये क्या बजाते थे या किस वाद्य यंत्र के साथ इनका संबंध था, बताइए। इनका संबंध था दोस्तों शहनाई से, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। और जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हुआ था तो इन्होंने लाल किले पर भी शहनाई बजाई थी, ठीक है ना। जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर रेड फोर्ट पर भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। और 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित थे। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की थी, कि प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल, ठीक है ना। मैक्सवेल ने डिस्कवर्ड किया था कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु वॉज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, बताइए दोस्तों, कौन था उसमें वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट किया गया था इसको 1942। 8 अगस्त 1942 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। और इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि 8 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति बोला जाता है। तो उस समय कौन था दोस्तों वायसराय, बताइए जरा। उसमें वायसराय था लॉर्ड लिथिंगो, ठीक है ना। लॉर्ड लिथिंगो उसमें वायसराय था दोस्तों। वैसे लॉर्ड लिथिंगो 1936 से 1944 तक इंडिया का वायसराय रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, द डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक। तो जो डीपीटी टीका है कौन सी बीमारियों के रोकथाम के लिए इसको लगाया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्थीरिया, टिटनेस और वूपिंग कप या फिर पर्टुसिस, ठीक है ना। पी से पर्टुसिस या फिर वूपिंग कप। पर्टुसिस मतलब होता है काली खांसी, उसी को हम वूपिंग कप भी बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी, कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है, कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। बहुत बढ़िया। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है टीबी, ठीक है ना, जिसको कि हम क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में, उसको रोकने के लिए बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की खोज की थी दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में, सन भी आपसे पूछा सकता है, सन 1900 में ब्लड ग्रुपिंग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कार्ल लैंडस्टीनर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, इसका आंसर बताइए कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम, यह है दोस्तों, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। और एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ईडन गार्डन भी स्थित है कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ईडन गार्डन ये भी एक फेमस वो है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है,
इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है और बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है, बाराबती भी कहाँ स्थित है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो भारत की जो संविधान सभा है वह किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर तैयार की गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोस्तों, वह किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर बनाई गई थी, बताइए जरा इसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। तो आप ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत का संविधान फॉर्मुलेट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया दोस्तों, थोड़ा जल्दी करते हैं। विच हैज बिकम अ लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा एक कानूनी अधिकार बन गया। पहले एक फंडामेंटल राइट था, अब यह लीगल राइट है, बताइए कौन सा है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1978 में किया गया था। इसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से निकाल कर लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद टोटल कितने फंडामेंटल राइट रह गए, 6। हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं। और संविधान में अमेंडमेंट हम किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, इसको बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। संविधान में अमेंडमेंट हम किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये सतपुड़ा रेंज में है, बताइए, इतना हिंट आपको मिल गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, एमपी मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा रेंज में है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। अगर कभी एमपी जाएंगे तो ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही रमणीय और सुरम्य स्थान है पंचमढ़ी। अगला है दोस्तों, पाइप्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर। तो पीएनजी किसके लिए यूज की जाती है, जो गैस हमारी पाइपों के थ्रू जाती है, ठीक है ना, पाइप के थ्रू, पाइपलाइन होती है गैसेस की ना, उसका यूज हम क्या करते हैं, हीटिंग कुकिंग में उसका यूज करते हैं हम, ठीक है ना। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर जो है पाइपलाइन जाती है गैस की, वहाँ पर सिलेंडर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना पकता है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर हीटिंग कुकिंग होती है, तो इसीलिए वहाँ पर पीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और जितने भी लोग जुड़े सभी का धन्यवाद। अब अधिक से अधिक इसको शेयर कर देना, और जाने से पहले जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका मोटिवेशन, आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है। और अधिक से अधिक पढ़िए इन क्वेश्चंस को, इनकी पीडीएफ ले लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पर प्रीवियस और अपकमिंग सभी वीडियोज़ की पीडीएफ अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।